नमस्कार साथियों, मैं हिम्मत सेठ फिर आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ। साथियों, देश की में बड़ी हलचल चल रही है इस समय, लेकिन मैं उस आज हलचल की बात नहीं करूँगा, एक पुस्तक की बात करूँगा। पुस्तक भी कोई नई पुस्तक आई हो ऐसा नहीं है, पुस्तक बहुत पुरानी है, 25 साल लगभग 25 साल पहले छपी थी, प्रकाशित हुई है। और उसके लेखक की मृत्यु भी 20 साल करीब 21 साल करीब हो गए। ये इस पुस्तक का नाम है विकल्प ही नहीं है दुनिया, और लेखक हैं इसके पूर्व सांसद चिंतक किशन पटनायक। किशन पटनायक के बारे में क्या कहा जाए, वो इतने बड़े चिंतक थे और इतने बड़े कर्मयोगी थे कि आज जो राजनीतिक विश्लेषक और बड़े बड़े मुख्यमंत्री और ऐसे पदों पर बैठे लोग उनके चेले थे। जैसे योगेंद्र यादव, पत्रकार योगेंद्र यादव, जो CSDS में डायरेक्टर भी रहे, पब्लिक सर्विस, ये अपना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो उसमें भी मेंबर थे, और अभी बहुत बड़े चुनाव विश्लेषक तो है ही वो, पर राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में 3000-4000 किलोमीटर जो भी पदयात्रा उन्होंने की थी उसमें साथ थे, और बाकी दूसरी यात्रा में भी उनके साथ थे, और उसके प्रवक्ता एक तरह से प्रवक्ता हैं। और किशन पटनायक के भी वो किशन पटनायक के तो वो शिष्य हैं। किसान आंदोलन में भी वो प्रवक्ता थे, और उन 7 आदमियों की कमेटी में मेंबर भी थे। तो इतने बड़े बड़े लोगों को, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है बिहार के 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो भी उनके शिष्य ही हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, अभी नाम मैं 2 ही जनों का ले रहा हूँ, सुनीलम, और ऐसे कई लोग हैं जो उनके किशन पटनायक के शिष्य हैं। खैर, ये जो पुस्तक है ये उस दौर में लिखी गई थी जब ये नारा गूंज रहा था कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, दुनिया में कोई विकल्प शेष नहीं बचा है पूंजीवाद के अलावा। ये नारा जो मार्गरेट थैचर, जो प्रधानमंत्री थी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, उसने ये नारा दिया था, और अमेरिका और सारे लोग इस बात को मान रहे थे कि पूंजीवाद के अलावा कोई विकल्प नहीं है दुनिया के अंदर। और उसी दौर में लिबरलाइजेशन और ये जो ग्लोबल वर्ल्ड और LGP की जो पॉलिसीज़ बनी थी, उदारवाद और निजीकरण और उदारवाद और वैश्वीकरण, ये जो नीतियाँ उस समय बनी थी, उस समय किशन पटनायक जैसे चिंतक थे, समाजवादी थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखी और उसका नाम दिया विकल्प ही नहीं है दुनिया। मतलब ये जो नारा लगा रहे हो कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, ये पूरी तरह से गलत है, बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया में बहुत विकल्प हैं, और गांधी तो अपने आप में बड़ा विकल्प था ही। तो उस समय ये किताब लिखी गई है, और इस किताब का प्रकाशन हुआ 2000 में, मतलब लिखी तो उससे पहले से ही शुरू हो गई थी। 2000 में इसका प्रकाशन हुआ, और राजकमल प्रकाशन इसके प्रकाशक हैं। मैं इस पुस्तक को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पुस्तक है जो किशन पटनायक ने लिखी है, और उस दौर में लिखी है जब कोई समाजवाद का नाम लेने में भी कवि उत्सुक नहीं था,
और हिचकिचाते थे। बड़े बड़े समाजवादी लोग भी उस धारा में बह गए थे जो धारा अमेरिका और इंग्लैंड और पूंजीवादी देशों से निकल के आई थी। तो ये जो और ये उस दौर की लिखी हुई पुस्तक है जब हमारे हिंदुस्तान में भी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के रिजिम में 1992 के समय से जो है समाजवाद को छोड़ के हम भी पूंजीवाद की तरफ अग्रसर हो गए थे। तो उस समय मतलब और इसके जो लेख हैं इसमें वो तो और भी पुराने हैं। और मतलब लोगों को बहुत उस समय जो पूंजीवादी लोग थे, पूंजीपति थे या थोड़ा बहुत जिनके पास पैसा था, जो अपने आप को बहुत बड़ा सेठ समझते थे, हालांकि थे नहीं, वो भी इस लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की ऐसी तारीफ़ करते थे कि जैसे वो उनको कोई अलाउद्दीन का चिराग मिल गया हो। बड़ी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो बड़ी बातें करते थे, कारों के बारे में बातें करते थे। और अब देखो कितने कारों के विकल्प आ गए, पहले तो काले के एम्बेसडर और फियाट ही हुआ करती थी, अब तो देखो इतने बढ़िया बढ़िया कारें हैं। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ आज की डेट में भी इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई है, लग्जरी गाड़ियाँ भी है, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, फिर भी उस समय की जो एम्बेसडर थी वो ज़्यादा सुविधाजनक थी और ज़्यादा बढ़िया गाड़ी थी। मतलब आज की जो गाड़ियाँ जो उस वर्ग की गाड़ियाँ हैं, मतलब बहुत मैं BMW और उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस वर्ग की गाड़ियाँ हैं, उस रेंज की गाड़ियाँ हैं, उसमें आज भी हालांकि बंद हो गई है एम्बेसडर, अब तो मिलती नहीं है, लेकिन वो एम्बेसडर जो गाड़ी थी वो बहुत ही मजबूत गाड़ी थी और बहुत सुविधाजनक थी। उसमें एक गाड़ी में 6-7 जने बैठ के आ सकते थे, आज शिफ्ट में 5 जनों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो ये फिर भी उस समय जो दौर था तो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। खैर छोड़ो, इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं। मैं ये कह रहा था कि इस दौर में समाजवादी पूर्व सांसद किशन पटनायक ने ये पुस्तक लिखी कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया। उस दुनिया को जिसने ये नारा उछाला जा रहा था कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, किशन पटनायक ने जवाब दिया एक तरह से थ्रेचर को और क्लिंटन को और इन सब लोगों को कि ये जो आप बकवास कर रहे हो, बुश को, और कि ये जो आप बकवास कर रहे हो ये सही नहीं है, वहाँ पर बहुत विकल्प हैं। और किशन पटनायक डॉक्टर लोहिया और गांधी दोनों के शिष्य थे और उन्होंने दोनों के सिद्धांतों का काफ़ी अध्ययन किया। किशन पटनायक 1962 में उड़ीसा के संबलपुर से चुनाव जीत कर आए थे, सांसद बने थे, और उनके गुरु मतलब डॉक्टर लोहिया 1963 में उपचुनाव जीत के यूपी से का उपचुनाव जीत करके संसद में पहुंचे थे। और उनके साथी डॉक्टर मधुलिमय 1974 में बांका से या नहीं मुंगेर से, शायद मुंगेर से चुनाव लड़ कर के जीत के आए थे बाई इलेक्शन में। और इस तरह से ये तीनों जनों ने जो संसद में अपना रुतबा कायम किया और जिस तरह से बहस चलाई वो तो अकल्पनीय है। आज तो इस तरह की बहस का सोचा भी नहीं जा सकता है। उस तरह की भाषा, उस तरह की शैली और उतना ऊंचाई वो तो आज सोची भी नहीं जा सकती। आज तो इतना बहुत ही घटिया किस्म के नेता आ गए हैं और सिवाय धर्म और जाति और संप्रदाय के कोई बात ही नहीं करते, आगे बढ़ते ही नहीं उससे। तो उस समय की बात तो खैर बिल्कुल अलग ही थी। और उस समय प्रधानमंत्री भी पहले
लाल बहादुर शास्त्री थे और बाद में इंदिरा गांधी बन गई थी प्रधानमंत्री, जिसको मोम की गुड़िया के नाम से पुकारा गया था उस समय, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग लेडी निकली। खैर, इस बात को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। विकल्पहीन नहीं है दुनिया। इस पुस्तक को विशेष बात यह है कि पुस्तक समय समय पर लिखे आलेखों का समूह है, और ये आलेख उनके संसद में पहुंचने के समय से पहले से इस पुस्तक ये एक तरह से उस दौर का इतिहास भी है। इस पुस्तक का प्रकाशन 2000 में हुआ था और 2004 में किशन पटनायक का निधन हो गया, वो स्मृति शेष रह गए। तो ये एक पुस्तक राजकमल प्रकाशन ने दिल्ली से प्रकाशित हुई है, और जब हमने इस पुस्तक को मंगवाई, मेरे पास पहले थी पर कोई ले गया तो मैंने दूसरी बार वापस मंगवाई इस पुस्तक को। तो जब मैंने मंगवाई तब राजकमल प्रकाशन के स्टॉक में नहीं थी, तो उन्होंने ऑन ऑर्डर प्रिंटिंग कोई नई तकनीक आई है, उस तकनीक से प्रिंट करके और हमारे को ये सुलभ करवाई। ये हमारे मित्र हैं श्री भगवान दीक्षित, दिल्ली में ही हैं, और वो इसमें थर्मल पावर प्रोजेक्ट के जो ऑफिस है दिल्ली में, उसमें टेक्निकल ऑफिसर थे। वो खुद बहुत बड़े कवि हैं, और कवि भी हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं मतलब, और कहानियाँ भी लिखते हैं। अभी उनकी किताब आई है, जिल्लो रानी की कहानियों की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी भी है, और उसके ऊपर कुछ जो छोटी मोटी टिप्पणियाँ करनी थी वो भी की थी मैंने। तो श्री भगवान दीक्षित के बारे में एक बात ये कही जा सकती है कि वो टेक्निकल ऑफिसर होते हुए भी, और इतनी बड़ी पोस्ट पे इतने बड़े प्रोजेक्ट में मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के बाद भी उनका साहित्य के साथ जो अनुराग है, जो उनका प्रेम है, वो कभी कम नहीं हुआ, और उन्होंने लगातार साहित्य की सेवा की। और पुस्तक पढ़ने का उनको बहुत शौक़ है, और पुस्तकें संग्रह करने का भी बहुत अधिक शौक़ है उनको। तो ये पुस्तक जब मैंने उनसे कहा कि यार मेरे को ये किताब चाहिए, तो वही मतलब राजकमल प्रकाशन से पूछा उन्होंने, वहाँ जा कर के और फिर ऑर्डर दे करके छपवा करके भेजी है। तो इतना उनका इस पुस्तक से भी स्नेह लगा हुआ है। तो खैर, ये मैं फिर भटक गया हूँ, लेकिन इस पुस्तक की भूमिका जो है किशन पटनायक ने लिखी है। और इस पुस्तक के 6 खंड हैं। उसमें आलेखों को 6 खंड में बांटा है। उसमें एक परिशिष्ट खंड भी है जो अंत में है, और पहला खंड है इसका सभ्यता का संकट, और दूसरा खंड है गांधी का मर्म। ये जो गांधी का मर्म में जो आलेख हैं उनके बारे में मैं अभी चर्चा करूँगा। तीसरा है बुद्धिजीवी पत्रकारिता और प्रतिक्रांति। मतलब प्रतिक्रांति का मतलब यह है कि पीछे ले जाने वाली क्रांति, मतलब जो आधुनिक समाज में आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे जा रहे हैं। आज जो 10 साल से, हालांकि ये तो उनकी तो डेथ 2000 में हो गई थी, तब लिखा था इन्होंने, लेकिन आज जो पिछले 10 सालों से हमको जिस तरह से मनुस्मृति की और हिंदुत्व की और घसीटा जा रहा है, और सामंतशाही की तरफ घसीटा जा रहा है, वो
प्रतिक्रांति का ही रूप है एक तरह से। और फिर इनका एक जो खंड है वो है सेक्युलरवाद और उसका छद्म। ये खंड बहुत महत्वपूर्ण खंड है इस किताब का, और इसमें धर्मनिरपेक्षता का घोषणा पत्र करके एक लेख है, और उस लेख के अपने आप में 4 खंड है। घोषणा पत्र, धर्मनिरपेक्षता का घोषणा पत्र 1, घोषणा पत्र 2, घोषणा पत्र 3, घोषणा पत्र 4, घोषणा पत्र 5 खंड है। तो इस तरह से उन्होंने उसको 5 खंड में, मतलब सेक्युलरवाद के इस छद्म के ऊपर अगर कोई किताब लिखे तो भी इतनी बड़ी किताब हो जाएगी जितने इन्होंने 5 शीर्षक से लिखा है, 5 खंडों में इस आलेख को लिखा है। एक ही आलेख बहुत बड़ा है मतलब, और उसके बाद 3-4 लेख विविध हैं, और फिर ये जिसमें काला हांडी की दुर्दशा भी है, वहाँ की भूख का वर्णन भी है, और विदेश में सोमालिया का भी वर्णन है। इस तरह से मतलब उनका जो विजन है पूरी दुनिया को समेटते हुए इसके ऊपर लिखा है। तो ये कुछ चीज़ें मुख्य थी। अब मैं आपको उसके पिछले पृष्ठ पे जो 3-4 जनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं लिखी है किशन पटनायक के बारे में, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको। जैसे गिरधर राठी हैं, बहुत बड़े कवि हैं, यूपी में, शायद अभी नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में रहते थे पहले। तो गांधी और लोहिया के बाद शायद किशन पटनायक ही आज़ाद भारत के ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बौद्धिक समुदाय के कठोर हृदय और गतानुगतिक नकलची दिमाग पर लगातार दस्तक दी है। ये गिरधर राठी लिख रहे हैं किशन पटनायक के लिए। तो आप समझिए गिरधर राठी भी बहुत अपने आप में बहुत बड़े कवि हैं, और वो अगर किशन पटनायक के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो किशन पटनायक की तो हाइट बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद अशोक वाजपेयी IAS अफसर थे, और बहुत बड़े राइटर भी हैं, कवि भी हैं, और सांस्कृतिक भारत या कौन सा ऐसा ही एक मध्य प्रदेश में मंडप बनाया था उन्होंने, काफ़ी बड़ा जो है उसके वो भी रहे। ये चिंतक हमारी समझ बढ़ाता है, हमारी चिंताओं को एकाग्र करता है, और हमें अपनी स्थिति पर फिर से सोचने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा इन दिनों कम ही पुस्तकें और लोग कर पाते हैं। ये अशोक वाजपेयी ने लिखा है उनके बारे में। किशन पटनायक को पढ़ने से, ये कृष्ण कुमार हैं और वो लिख रहे हैं, किशन पटनायक को पढ़ने में से मिलने वाली प्रेरणा लगभग हमेशा हमारी अपनी हिम्मत की पहुंच के भीतर होती है। इसलिए ये आश्वस्त करती है, कई और प्रेरणाओं की तरह थकाती या ऊंचाई से चिढ़ाती नहीं है। ये कृष्ण कुमार ने लिखा है। इसके बाद भी एक और